नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सब को हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में या आने वाली एग्जाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से कैसे जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब की जो है वो हम चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में एक गायनोकोलॉजी का जो है वो इम्पोर्टेंट कैथेटर या हम कहें प्रोसीजर जो है जिसको डिस्कस करेंगे, क्लास नंबर 289 नंबर की, दैट इज कॉल्ड बकरी बैलून इंसर्जन। इस क्लास को जो है वो बकरी बैलून इंसर्जन या बकरी बैलून कैथेटर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में जो है वो एक बैलून टाइप का होता है और इसको जो है वो हमारे पास में कब काम में लेते हैं, इन सब की चीजों की चर्चा जो है हम आगे करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास में होता है जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट थी वहां से हम कलेक्ट करते हैं, जो मैंने बनाई थी आपके लिए। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास में होगी। जिन बच्चों के पास में नहीं है वो टेलीग्राम पे मैसेज करके 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज होती है हमारे पास में बच्चों की डिमांड पे। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है वो अभी डिस्कस किया था कि या कमेंट किया था कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे कि सर गायनक की जो है वो कुछ प्रोसीजर करवा दीजिए। तो बहुत सारी डिजीज जो है वो मैंने गायनिक की करवाई है, जैसे एपीएच है, देन पीपीएच है, या फिर पेल्विस है, देन लेबर है, देन उसके बाद में हमारे पास में जो है वो एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लेसेंटा है, तो एक्लेम्पसिया है, प्री एक्लेम्पसिया है। तो बहुत जो मेजर मेजर चीजें हैं वो सारी मैंने करवा दी है और आगे भी हम जो है वो करवाते रहेंगे। ठीक है। तो उसी कड़ी में हमने जो है वो एक प्रोसीजर लिया, दैट इज कॉल्ड बकरी बैलून इंसर्जन या बकरी बैलून कैथेटर, जो कि काफी ज्यादा जो है वो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को जो है वो बेसिकली प्रैक्टिकल टाइम पे या जो है वो प्रोसीजर के टाइम पे जो है वो दिखाया ही नहीं जाता। तो आज इस चीज को हम कंप्लीट करेंगे, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो चलते हैं 289 नंबर की क्लास, दैट इज कॉल्ड बकरी बैलून इंसर्जन। ध्यान रखिए दोस्तों, क्लास नंबर मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको पता रहे कि इस 2025 ईयर के जो है वो हमारे पास में 288 डेज जो है वो जा चुके हैं और टोटल 365 डेज होते हैं। कितने दिन बचे हुए हैं, बाकी जो बचे हुए दिनों में जो है वो हमें किस तरीके से तैयारी करनी है ये ध्यान में रखिए। तो चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर इन द सेंस कि इस टॉपिक से जो है वो हमारे पास में किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों इससे अब तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो इमेज बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है और एक जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका कि इसका यूजेज क्या है, इंडिकेशन क्या है। ये दो क्वेश्चन जो है मैंने काफी बार जो है वो एग्जाम में देखे हैं। तो ये बेसिकली जो है वो दो क्वेश्चन इसमें से जो है वो पूछे गए। हालांकि बहुत इजी है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो है वो किस में काम आता है। हालांकि हम इसके इंट्रोडक्शन से लेके देन इसके इंडिकेशन से लेके कैसे इंसर्च कर सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हर एक चीज को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। हाँ, ये भी जो हमारे पास में पूरा प्रैक्टिकल प्रोसीजर जो है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो इमेज पे ध्यान देना है ताकि इन सब चीजों को जो है वो क्लियर कर सकें। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इमेज बेस पे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि ये जो बकरी बैलून कैथेटर जो है वो क्या होता है, या इसको जो है वो बकरी बैलून जो है वो इंसर्जन के नाम से जो है वो क्यों जाना जाता है और इसका जो है वो कार्य क्या है, क्या यूज है। तो दोस्तों बेसिकली आप इस इमेज को ध्यान में देखिए। इमेज आप ध्यान में देख रहे हो तो यहां पे हमारे पास में जो है वो यूट्रस है। ठीक है। और यूट्रस के अंदर हमारे पास में इस तरीके का जो है वो कोई कैथेटर लगा हुआ है और ये कैथेटर अंदर जाके जो है बहुत बड़ा जो है वो फूल रहा है। यूट्रस जो है वो नॉर्मली आपको पता है कि इतनी साइज जो है मतलब नहीं होती है। ऐसी साइज कब होती है दोस्तों, जब हमारे पास में प्रेगनेंसी कंडीशन आती है या जब डिलीवरी होती है, तब हमारे पास में इतनी यूट्रस की जो है वो साइज होती है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि ये हमारे पास में जो है वो डिलीवरी के बाद में उस कंडीशन में जो है वो यूज आता है। अब इसके अंदर जो है वो इसको इतना फुला दिया है कि ये पूरा यूट्रस जो है वो हमारे पास में ऑक्यूपाई हो चुका है। अब
ये चीज समझ में आने के बाद ये चीज समझना है कि ये क्यों यूज में लिया था। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारे पास में यूट्रस एटोनी हो या यूट्रस से जो हो ब्लीडिंग होने की संभावना ज्यादा है, तो हम यहाँ पे इसमें बैलून फंसा के उसको इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि वहां से ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा ना हो। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो पोस्टपार्टम हेमरेज है, आपको लगता है कि यूट्रस जो है हमारे पास में एटोनी है या यूट्रस जो है वो उस कंडीशन में हमारे पास में एबनॉर्मल है, तो उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम ये बैलून जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, फिर उससे ब्लीडिंग नहीं होती है। क्लियर? ये हो गया हमारे पास में बकरी बैलून इंसर्जन या बकरी बैलून कैथेटर। तो देखो इंट्रोडक्शन लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले द बकरी बैलून आल्सो नोन एज बकरी पोस्टपार्टम बैलून। तो इसके 3 नाम याद रख लो। देखो, बकरी बैलून कैथेटर, बकरी बैलून इंसर्जन एंड बकरी पोस्टपार्टम बैलून। ठीक है, तो तीनों नाम जो है वो ध्यान में रखना। तो बकरी बैलून आल्सो नोन एज बकरी पोस्टपार्टम बैलून is a silicon intrauterine tamponade device designed to control postpartum hemorrhage। अब देखो ध्यान से कि बकरी बैलून जो है वो हमारे पास में किस नाम से जाना जाता है? बकरी पोस्टपार्टम बैलून के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम कहें कि बकरी बैलून कैथेटर, बैलून कैथेटर। ठीक, समझ में आ गया? ये आल्सो नोन एज, ये लो, आल्सो नोन एज बकरी बैलून कैथेटर, आल्सो नोन एज बकरी पोस्टपार्टम बैलून एंड आल्सो नोन एज बकरी बैलून के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये जो है वो हमारे पास में एक सिलिकॉन इंट्रायूटेराइन टेम्पेनोड डिवाइस होती है, यानी कि ये जो है वो हमारे पास में सिलिकॉन का बना हुआ होता है और इंट्रायूटेराइन, इंट्रायूटेराइन इन द सेंस यूट्रस के अंदर जो है वो हमारे पास में इंसर्ट होता है। तो ये हमारे पास में एक सिलिकॉन का इंट्रायूटेराइन टेम्पेनोड डिवाइस है जो कि डिजाइन किया हुआ है किसके हिसाब से? टू कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज। अब पोस्टपार्टम हेमरेज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। पोस्टपार्टम हेमरेज होता है कि डिलीवरी के बाद में हमारे पास में जो ब्लड लॉस होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। अब वो ब्लड लॉस अगर हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 500 ml से ज्यादा हो जाए तो फिर हम उस कंडीशन को कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में सिलिकॉन का बना होता है, तो ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस में जो है वो फिट होता है और ये जो है वो हमारे पास में पोस्टपार्टम हेमरेज को जो है वो कंट्रोल करने में काम में आता है। क्लियर? एंड इट हैज ए कैथेटर प्लस इन्फ्लेमेटर बैलून। ये जो है हमारे पास में कैथेटर और बैलून, आप यहां पे देख सकते हो, यहां तक कैथेटर है और ये जो है वो बैलून है। जिस तरीके से यूरिनरी कैथेटर आता है उसके ऊपर भी बैलून आता है, लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा आता है, वो इतना सा आता है। ये जो हमारे पास में इतना आता है। तो ये जो है वो हमारे पास में कैथेटर के साथ साथ जो है वो इन्फ्लेमेटर बैलून भी होता है। वन चैनल ऑफ इन्फ्लूजन इन्फ्लेटिंग द बैलून एंड ड्रेनेज ल्यूमन टू मॉनिटर ब्लीडिंग। ठीक है, इसके अंदर दो जो है हमारे पास में ल्यूमन आप देख सकते हो। एक के अंदर से जो है वो हम दोस्तों इसके अंदर इन्फ्लेट करते हैं, मतलब इसके अंदर जो है वो हम इसमें एनएस वगैरह डाल के इसको इन्फ्लेट करते हैं और दूसरे से जो है वो हम इसको जो है वो ब्लीडिंग या इन सब चीजों को जो है वो ड्रेनेज किया जाता है। समझ में आ गया कि इसके अंदर जो हमारे पास में वन चैनल फॉर इन्फ्यूजन मतलब इन्फ्लेटिंग द बैलून एंड ड्रेनेज ल्यूमन फॉर मॉनिटर ब्लीडिंग, ये सारी चीजों के लिए 2 ल्यूमन पोर्ट जो है वो आते हैं। क्लियर? अब आता है हमारे पास में इंडिकेशन। इंडिकेशन इन द सेंस कि किस कंडीशन में जो है वो हम बकरी बैलून इंसर्जन या बकरी बैलून कैथेटर जो है वो काम में लेते हैं। अब आपको पहली चीज तो समझ में आ ही गया कि ये जो हमारे पास में यूट्रस है उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जो है वो काम में आता है। तो द बकरी बैलून इज यूज्ड व्हेन यूट्राइन ब्लीडिंग परसिस्ट डिस्पाइट फर्स्ट लाइन थेरेपी एज कंजर्वेटिव यूट्रस स्पेयरिंग मेजर्स एंड सम सिचुएशन। यानी कि ये जो हमारे पास में बकरी बैलून जो है वो यूज लिया जाता है किसमें? जिसमें यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो परसिस्ट है, मतलब लगातार जो है वो हमारे पास में यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो हो रही है एंड उसमें हमारे पास में जो है वो किस तरीके से कौन सी सिचुएशन में जो हम काम में ले सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं। तो इसमें आता है पहली चीज यूट्राइन एटोनी आफ्टर वेजाइनल और सीजेन डिलीवरी व्हेन यूरेट्रोटोनिक फेल। यानी कि यूट्राइन एटोनी, यूट्राइन एटोनी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? हमारे पास में जो यूट्रस है वो बिल्कुल हार्ड है। यूट्राइन एटोनी होता है तो उसमें ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है, डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन आती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उस यूट्रस को जो है मसाज करके सॉफ्ट करते हैं। काफी बार जो है वो हम यूट्रस को, जो यूट्री एटोनी होता है जिसमें हमारे पास में हार्ड यूट्रस होता है, तो उसको मसाज करके जो है वो सॉफ्ट करते हैं। लेकिन
अगर हमारे पास में यूट्रोटोनिक मसाज करके भी जो है वो हमारे पास में चीजें फेल हो चुकी है, देन उसके बाद में हमारे पास में सीजेरियन या वेजाइनल डिलीवरी हुई है, सीजेरियन और वेजाइनल डिलीवरी हुई है, एंड उसके बावजूद भी जो है वो हमारे पास में यूट्रस जो है वो सॉफ्ट नहीं है, यूट्रस अभी भी जो है वो हार्ड है, यूं समझ लिया, एटोनी का मतलब हो गया हमारे पास में हार्ड, यूट्रस जो है वो हार्ड है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो इसको यूज में लेते हैं। तो पहला इंडिकेशन तो हमारे पास में आ गया यूट्रन एटोनी, यूट्रस जो हमारे पास में एटोनी कंडीशन है, यूट्रस जो है हमारे पास में हार्ड है, वेजाइनल या सीजेरियन डिलीवरी के बाद में यूट्रन टोनी फेल हो गया, मतलब मसाज करके भी हमने उसको देख लिया है तो भी हमारे पास में वो सॉफ्ट नहीं हुआ है, उस कंडीशन में हम काम में लेते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइनिंग प्लेसेंटा व्हेन ब्लीडिंग इज डिफिकल्टी टू कंट्रोल। आपने देखा होगा, हमने जो है वो एंटीपार्टम हेमरेज देखा था। एंटीपार्टम हेमरेज की दो कंडीशन थी, कौन कौन सी कंडीशन थी, मतलब एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज की दो कंडीशन थी, एक था हमारे पास में एप्रोप्टो प्लेसेंटा और एक था हमारे पास में प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या, एपरेटो प्लेसेंटा में तो क्या होता है दोस्तों, अर्ली से ऑपरेशन हो जाता है। ये दोनों डिजीज मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है, एक एक डिजीज को जो एपरेटो प्लेसेंटा जो है वो एक क्लास में करवा रखा है, देन प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो एक क्लास के अंदर करवा रखा है। अब उतना डिटेल से तो हम नहीं जाएंगे, छोटा सा चीज मैं बता देता हूं, एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब हो गया हमारे पास में कि डिलीवरी से पहले जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है उसको हम कहते हैं दोस्तों एंटीपार्टम हेमरेज। हाँ, 20 वीक्स के बाद में वो सारी चीजें आ जाती है। देन एंटीपार्टम हेमरेज में हमारे पास में आ गया पहले चीज आ गया एप्रोटो प्लेसेंटा। एप्रोटो प्लेसेंटा होता है अर्ली सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का जो है वो यूट्रस से अर्ली सेपरेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं एप्रोटो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया होता है कि बेसिकली जो है हमारे पास में प्लेसेंटा जो है वो कहां पे अटैच होता है, जो यूट्रस की बॉडी है वहां पे अटैच होता है। लेकिन अगर मान के चलिए किसी कारणवश प्लेसेंटा जो है वो हमारे पास में सर्विक्स या लोअर यूट्राइन सेगमेंट की साइड में जो है वो अटैच हो जाएगा, जहां पे ब्लीडिंग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उस कंडीशन में हम जो है वो दोस्तों बकरी बलून यूज में लेते हैं, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में हम जो है बकरी बलून काम में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में दोस्तों यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस आ गया, ये लो यूट्रस, क्लियर है। अब यूट्रस में हमारे पास में ये सर्विक्स वाली साइड, अगर प्लेसेंटा यहां अटैच है, यहां अटैच है, इसके अलग अलग स्टेज है, वो भी मैंने डिस्कस की थी। तो प्लेसेंटा अगर यहां अटैच है तो ब्लीडिंग जो है वो जल्दी से नहीं रुक सकती, तो उस कंडीशन में हम जो है वो दोस्तों बकरी बलून काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया एज ए ब्रिज मेजर while preparing for more definitive intervention like artery ligation, immobilization, hysterectomy। यानी कि इनमें से कोई भी हम जो है वो प्रोसीजर कर रहे हैं, प्रोसीजर कौन सा, जैसे हमें आर्टरी लाइगेशन करना है, ठीक है, या इमोबिलाइजेशन करना है या हिस्टेरेक्टोमी करना है, कोई भी इंटरवेंशन करना है, तो हम उसमें से क्या करते हैं, बैक्यूम बैलून जो है वो इंसर्ट करके जो है वो हम उसको फिक्स कर सकते हैं एक तरीके से। तो ये होगा हमारे पास में एज ए ब्रिज मेजर while preparing for more definitive intervention, artery ligation, immobilization and hysterectomy। इस कंडीशन में भी हम जो है वो काम में लेते हैं। लास्ट आ जाता है सेकेंडरी पीपीएच इन सम केसेस थ्रू विथ मोर क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी पीपीएच होता है, दो प्रकार के पीपीएच है पोस्टमार्टम में, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो सेकेंडरी पीपीएच होता है उस कंडीशन में, अब सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पोस्टमार्टम हेमरेज जो है वो पढ़ा रखा है। तो सेकेंडरी पीपीएच में हम जो है वो काम में लेते हैं। तो जो बकरी बैलून था हमारे पास में, तो बकरी बैलून किस किस कंडीशन में काम में लेते हैं, जब यूट्रस या यूट्राइन एटोनी है तब, जब हमारे पास में प्लेसेंटा प्रीविया है तब, जब हमारे पास में कोई भी जो है वो इमोबिलाइजेशन करना है या आर्टरी लाइगेशन करना है या हिस्टेरेक्टोमी करना है, उस कंडीशन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकेंडरी पीपीएच की कंडीशन में हम जो है वो काम में लेते हैं। क्लियर हो गया। अब यूट्राइन जो है आपको नहीं, ये देख लिया कि बकरी बैलून जो है वो कैथेटर किस तरीके का होता है, ये सारे इंडिकेशन आ गए। अब आ जाता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन कौन सी कंडीशन में हम जो है वो बकरी बैलून कैथेटर या बकरी बैलून इंसर्जन काम में नहीं लेते हैं। तो कुछ सिचुएशन है, सम सिचुएशन वेयर इज नॉट सुटेबल और नीड क्वेश्चन, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम बकरी बैलून कैथेटर जो है वो काम में नहीं लेते हैं, सुटेबल नहीं होता है, या हमें बड़ी सावधानी के साथ काम में लेना होता है, इसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास में सस्पेक्टेड यूट्राइन रप्चर। सबसे पहला आ गया सस्पेक्टेड यूट्राइन रप्चर। सस्पेक्टेड यूट्राइन रप्चर की अगर हम बात करें
मतलब कई बार यूट्रस रप्चर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम कभी भी जो है वो बकरी बैलून कैथेटर काम में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अगर आपने बकरी बैलून डाल दिया देन उसको इन्फ्लेट कर दिया तो वो यूट्रस को और ज्यादा रप्चर कर देगा। समझ में आ रहा है? तो अगर हमारे पास में यूट्रस जो है वो रप्चर है तो उस कंडीशन में हम कभी भी जो है वो इसको काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिग्निफिकेंट आर्टरी ब्लीडिंग रिक्वायर्ड सर्जिकल एंड रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन। मान लीजिए कहीं पे भी जो है वो हमारे पास में ब्लीडिंग, अब हमने ये तो देख लिया कि जब हमारे पास में यूट्रस से या हमारे पास में जो है वो ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन में हम बकरी बैलून काम में लेते हैं। लेकिन वहां पे एक सावधानी है कि अगर ब्लीडिंग, अगर प्लेसेंटा के कारण ब्लीडिंग हो रही है, प्लेसेंटा प्रीविया के कारण हो रही है, या किसी वेन की वजह से जो है वो हमारे पास में ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस एटोनी है तो ब्लीडिंग हो रही है, तब तक तो हम काम में ले लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आर्टरियल ब्लीडिंग है फिर हम इसको काम में नहीं लेते, क्योंकि आर्टरी वाला ब्लड नहीं रुकेगा और जब तक आप बकरी बैलून की कंडीशन में फंस जाओगे पेशेंट जो है वो निकल लेगा। तो सेकेंड चीज आ जाती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, अगर आर्टरियल ब्लीडिंग है, ठीक है, तो उसके लिए हमें सर्जिकल और रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन ही करना है। इस बकरी बैलून से हमारे पास में ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी। नेक्स्ट आता है एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम पे जो है वो यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है, या सर्विक्स के अंदर इन्फेक्शन है, या वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है बकरी बैलून काम में नहीं लेते। हालांकि इस कंडीशन में जैसे मैं ओटी के टाइम पे बताता हूं तो इसमें हम लेते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ में एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ में जो है वो यूज में लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज लाइक लार्ज फाइब्रोइड डिस्ट्रोफी कैविटी, इसमें हम काम में लेते हैं। कंजेनाइटल, अगर हमारे पास में यूट्रस के अंदर जो है वो कोई भी डिफॉर्मिलिटी है, कंजेनाइटल कोई यूट्राइन डिफॉर्मिलिटी है, उस कंडीशन में हम जो है वो यूज में नहीं लेते। यानी कि मान के चलिए उस कैविटी के अंदर हमें लार्ज फाइब्रोइड जो है वो दिख रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो बकरी बैलून कैथेटर काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है एलर्जी टू सिलिकॉन। हालांकि बहुत कम होता है, क्योंकि सिलिकॉन से एलर्जी जो है वो 99% तो जो है वो नहीं होती है। 99% केसेज में जो है वो सिलिकॉन से एलर्जी नहीं होती है, और सिलिकॉन जो है वो काफी बेनिफिशियल और अच्छा होता है। तो अगर फिर भी किसी को सिलिकॉन से एलर्जी है तो उसमें हम जो है वो काम में नहीं लेते हैं। ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चन थे, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन थे, या अगर इन कंडीशन में अगर हम जो है वो काम में भी लेंगे तो बड़ी सावधानी के साथ लेंगे। तो पहला आ जाता है हमारे पास में सस्पेक्टेड यूट्राइन रप्चर, ठीक है, हमें लगता है कि यूट्रस जो है वो रप्चर हो चुका है, उस कंडीशन में काम में नहीं लेंगे। सेकंड आ जाता है हमारे पास में सिग्निफिकेंट आर्टरियल रिक्वायर्ड सर्जिकल या रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन होता है, उस कंडीशन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक्टिव इन्फेक्शन हो यूट्रस के अंदर, सर्विस के अंदर, तो हम काम में नहीं ले सकते। देन अगर कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो, कोई फाइब्रोइड हो, तो हम नहीं ले सकते। अगर किसी क्लाइंट को जो है वो एलर्जी है सिलिकॉन से तो हम इसको काम में नहीं ले सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो हमारे पास में बकरी बैलून कैथेटर है वो किस तरीके से काम करता है, तो बहुत ईजी है। ऑलरेडी मैंने जो है वो इसको डिस्कस किया कि किस तरीके से। तो ये जैसे हमारे पास में जो है वो यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर जो बैलून इंसर्ट किया, बाहर से हम इसको इन्फ्लेट करते हैं, और ये इन्फ्लेट होके जो हो रह जाता है, तो अंदर जो भी हमारे पास में ब्लीडिंग के स्पॉट थे, यानी कि ब्लीडिंग जहां से हो रही थी वहां पे प्रेशर अराइज हो जाएगा। प्रेशर अराइज हो जाएगा तो दोस्तों आपको पता है जब प्लेसेंटा निकलता है तो वहां पे बहुत सारी आर्टरी वेन का जो है गुच्छा होता है, वो सारी की सारी रप्चर हो जाती है, ठीक है। तो वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास में रप्चर होती है, तो वहां पे प्रेशर अराइज हो जाएगा, तो वहां पे ब्लीडिंग नहीं होगी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। पहला आता है द इन्फ्लेट बैलून अप्लाई प्रेशर, दैट इज कॉल्ड टेम्पेनोड ऑफ ब्लीडिंग सरफेस, दैट इज एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, कंप्रेसिंग वेसल्स एंड प्रमोटिंग क्लोट फॉर्मेशन। देखो क्या चीज है कि ये हमारे पास में जो इन्फ्लेटेड बैलून है वो प्रेशर अराइज करता है। देखो यहां पे हमने बैलून डाला, ये बैलून जो है वो प्रेशर अराइज करेगा, राइट, ये हमारे पास में प्रेशर अराइज करेगा, और ये प्रेशर अराइज करेगा, क्लियर, ये प्रेशर अराइज करेगा, तो जिसकी, और ये प्रेशर कहां पे अराइज करेगा, जो ब्लीडिंग सरफेस है, कौन सी है, एंडोमेट्रियम, जो सबसे अंदर वाली है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, इस पे जो है वो हमारे पास में प्रेशर जो है वो अराइज करता है, ठीक है। अब यहां पे यहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, यहीं पे जो है प्रेशर अराइज करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस हो जाएगी, और कंप्रेस हो जाएगी तो फिर क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो जल्दी से हो जाएगा। तो पहला हमारे पास में मैकेनिज्म आ गया कि इन्फ्लेटेड बैलून जो है वो प्रेशर अप्लाई करता है टिम्पेनोड पे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग सरफेस है जैसे एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, वहां पे प्रेशर अराइज होगा, और प्रेशर अराइज होगा तो ब्लड क्लॉट जल्दी से हो जाएगा,
क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में द ड्रेनेज ल्यूमन हेल्प मॉनिटर वेदर ब्लीडिंग अबाउ द बैलून कंटिन्यू। एंड देन उसके बाद जो है वो हमें ये भी पता चलता है कि जो ड्रेनेज निकल रहा है उससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ब्लीडिंग जो है वो एक्चुअली जो है वो कहां से हो रही है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में ब्लीडिंग हो रही है वो बैलून के ऊपर से हो रही है या फिर और कहीं से हो रही है, वो भी सारी चीजों का जो है वो हमारे पास में पता चल जाएगा। ये देख रहे हो आप, इसको ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहां से जो है वो हमारे पास में अगर और कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसका हम जो है वो पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब बैलून से जो है वो यूट्रस को फुला देते हैं, कंप्रेशन बन जाता है और वो सारी चीजें हो जाती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे पास में कि किस तरीके से हम जो है वो इसको यूज में लेते हैं, यानी कि टेक्निक या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कैसे जो है वो हम काम में लेते हैं, कब हम काम में लेते हैं और कैसे जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेयर इज जनरल स्टेप वेजाइनल और सिजेरियन एंड टिप्स लोकल प्रैक्टिस में वेरी। ठीक है, यानी कि इसको किस तरीके से हम काम में लेते हैं, वेजाइनल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो। आपको ये तो पता ही है कि इसका बेसिकली काम क्या है, हमारे पास में ब्लीडिंग को रोकना है। अब ब्लीडिंग हमारे पास में चाहे वेजाइनल हो या फिर सिजेरियन हो, आपको पता है हम यूट्रस एटोनिक कंडीशन में हमारे पास में ब्लीडिंग होती है, तो वो चाहे वेजाइनल हो चाहे सिजेरियन हो, कौन सी कंडीशन में किस तरीके से जो है हम काम में लेते हैं इसको देखते हैं। एंड लोकल प्रैक्टिस में वेरी, ध्यान रखना ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, सब गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो अपने अपने तरीके से जो है वो काम में लेता है, मतलब लिटिल बिट जो है वो चेंजेस होता है। कुछ जो है हमारे पास में जब LACS करते हैं तो ऊपर से डालते हैं, कुछ जो है वो नीचे से डालते हैं, कुछ पैक बना के डालते हैं। मैं सारी चीज बताऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि हम जो है वो OT में रोज ये जो है वो चीज करते हैं। पहली चीज आ गई कि हम जो है वो किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, तो बिफोर इंसर्जन हम क्या करेंगे। बिफोर इंसर्जन जो है वो हमारे पास में पहली चीज आती है एंश्योर ब्लैडर इज एम्प्टी, यूजुअली फोलिश कैथेटर। हालांकि आपको पता ही है कि डिलीवरी से पहले या LACS जब हम करते हैं तो सबसे पहले जो है वो कैथेटर डाल देते हैं। तो फिर भी अगर मान के चलिए वेजाइनल डिलीवरी हुई है, कैथेटर नहीं डाला है, तो आपको एंश्योर करना है कि ब्लेडर जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर अराइज करेगा, प्रेशर अराइज करेगा तो सीधा जो हो ब्लेडर पे जो है वो हमारे पास में प्रेशर होगा। तो सबसे पहली चीज है एंश्योर ब्लेडर इज एम्प्टी, ब्लेडर को जो है वो आपको एम्प्टी रखना है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में कन्फर्म हियर आर नो रिटेंट प्लेसेंटा, ये कंफर्म करना है कि कोई भी जो हमारे पास में रिटेंट प्लेसेंटा या कोई फ्रेगमेंट तो अंदर नहीं रह गया है। ठीक है, जैसे प्लेसेंटा हमने निकाला, प्लेसेंटा निकालने के बाद ब्लीडिंग होती है, अब उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम बकरी बैलून डालते हैं, लेकिन हमें ये श्योर कर लेना है पहले कि अंदर जो है वो कोई भी रिटेंट प्लेसेंटा या कोई भी जो है वो प्लेसेंटा का जो है वो पार्ट तो नहीं रह गया है। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों वाया इंस्पेक्शन और अल्ट्रासाउंड या इंस्पेक्शन के द्वारा जो है वो देख लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई पार्ट प्लेसेंटा का रह गया, देन आपने बकरी बैलून डाल दिया तो वो और ज्यादा जो है वो दिक्कत करेगा। थर्ड आ जाती है हमारे पास में क्लीन वेजाइना सर्वेक्स एंड यूट्रस विथ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जो है वो वेजाइना को, सर्विक्स को और यूट्रस को जो है वो हम क्लीन करेंगे। क्यों? क्योंकि कैथेटर जाएगा तो वहीं से। तो मान लीजिए अगर वेजाइना कंटामिनेटेड है या सर्विक्स जो हमारे पास में कंटामिनेटेड है, यूट्रस कंटामिनेटेड है, तो फिर और ज्यादा इंफेक्शन कोज कर देगा। तो अगर हम वेजाइना के थ्रू डाल रहे हैं या यूट्रस के थ्रू डाल रहे हैं, दोनों तरीके से डाला जाता है, अभी दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें हमारे पास में वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ये सारी चीजें जो है वो क्लीन है। ये सारे के सारे अभी हम बिफोर इंसिजन पढ़ रहे हैं कि इंसर्जन करने से पहले या बकरी बैलून कैथेटर जो है वो इंसर्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो पहला है हमारे पास में कि ब्लेडर को एम्प्टी रखना है। देन उसके बाद सेकेंड चीज है कि यूट्रस के अंदर कोई भी जो है वो हमारे पास में प्लेसेंटा का कोई पार्ट तो नहीं रह गया। देन उसके बाद वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस को जो हम क्लीन करेंगे, क्योंकि ये चीजें क्लीन नहीं करेंगे। जैसे मान लो यहीं से हमने डाला, तो अगर ये मान के चलिए वेजाइना है, ये हमारे पास में सर्विक्स है, तो इनको अगर हमारे पास में क्लीन नहीं किया गया तो ये इन्फेक्शन आगे जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जो है वो इनको क्लीन करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लास्ट वन, बिफोर हैव यूट्रोटोनिक एजेंट इन प्लेस एंड सरफेस बैक इज रेडी, यानी कि यूट्रोटोनिक एजेंट जो हो हमारे पास में रखने चाहिए, क्योंकि आपको पता है यूट्रोटोनिक एजेंट में यूट्रोटोनिक कंडीशन में हमारे पास में ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा होती है। तो ये तो होगा हमारे पास में बिफोर इंसर्जन। अब बात करते हैं हमारे पास में कि इंसर्जन आफ्टर द वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी के बाद हम जो है वो किस तरीके से इसको इंसर्ट करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, वेजाइनल डिलीवरी के बाद हम जब इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास में रास्ता वही होता है वेजाइना के थ्रू, वेजाइना, सर्विक्स एंड यूट्रस। हाँ, अगर हम किसी को CS करते हैं, LACS करते हैं या सिजेरियन डिलीवरी, तीनों एक ही चीज है, तब हम
में भी नीचे से डाल सकते हैं या फिर हम ऊपर से भी डाल सकते हैं, दोनों चीज आएगी। क्लियर? हालांकि इसको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है जब वेजाइनल डिलीवरी है तो हम वेजाइना के थ्रू ही डालेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों, ग्रैब्स सर्विक्स विथ फोर्सेप, इंसर्ट ए डिफ्लेटेड बैलून थ्रू द सर्वाइकल कैनाल इनटू द यूट्राइन कैविटी, ऑफर अंडर अल्ट्रासाउंडेड गाइडेंस। ठीक है, बेसिकली जो है हम वैसे ब्लाइंडली डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हाथ से ही जो है वो अंगूठे से या जो है वो फिश मेथड से ही हम जो है वो अंदर डालते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जरूर लिख रखा है कि हमें जो है वो अल्ट्रासाउंडेड गाइडेंस के तहत जो है वो डालना चाहिए। वैसे मैंने प्रैक्टिकली चीज पे देखूँ तो 90% जो है वो बेसिकली ऐसे ही डाला जाता है और उसमें कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि यूट्रस में अभी अभी जो है वो डिलीवरी है, कोई दिक्कत नहीं, काफी बड़ा यूट्रस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम दोस्तों, इसके अंदर हम सर्विक्स को जो है वो ग्रैप्स करते हैं, मतलब पकड़ते हैं। ठीक है, फोर्सेप के द्वारा जो है वो हम पकड़ के रखते हैं, सर्विक्स को हटा दिया। देन उसके बाद जो हमारे पास में डिफ्लेटेड बैलून है, बैलून को जो है वो डिफ्लेटेड ही आता है, बिल्कुल जो है वो सिकड़ा हुआ आता है। तो वो डिफ्लेटेड बैलून जो है वो हम सर्वाइकल कैनाल के थ्रू यूट्राइन कैविटी में डालते हैं। यानी कि ये जैसे हमारे पास में है, ये हमारे पास में यूट्रस है, ये हमारे पास में वेजाइना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में वेजाइना के थ्रू फिर सर्विक्स के थ्रू जो है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। और ये बोला गया है कि इसके अंदर जो है वो अल्ट्रासाउंडेड गाइडेंस है, मैं कह रहा हूं वैसे भी जो है वो डाल देते हैं। देन उसके बाद जो है वो जैसे हमारे पास में बैलून यहाँ पे आ गया है, बैलून आ गया, देन उसके बाद क्या करते हैं, इन्फ्लेट द बैलून विथ स्टरलाइन सेलिन। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन या स्टरलाइन सेलिन के द्वारा जो है वो हम उसको इन्फ्लेट करते हैं, एंड अप टू मैन्युफैक्चरर लिमिट अप टू 500 ml। ठीक है, 500 ml मैक्सिमम जो है वो डाल सकते हैं। बेसिकली अगर हम रेशियो की बात करें तो इसके अंदर रेशियो जो है वो लगभग 250 से लेके हम 500 ml तक जो है वो डालते हैं। 500 ml से ज्यादा जो है वो नहीं डाला जाता है। तो इसमें हमने क्या किया दोस्तों, बैलून को जो है वो इन्फ्लेट किया, किसके द्वारा, स्टरलाइज सेलिन के द्वारा जो है वो हमने इन्फ्लेट किया। और मैक्सिमम या अप टू की बात करें तो लगभग जो है वो अप टू 500 ml तक जो है वो डाल सकते हैं, एंड चेक फॉर हेमेटोसिस। ठीक है, हेमेटोसिस को जो है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है अप्लाई जेंटल ट्रैक्शन टू कीप द बैलून इन प्लेस, समटाइम्स सिक्योर्ड टू लेग और विथ द वेट। यानी कि इसमें हम थोड़ा सा जो है वो जेंटली जो है वो थोड़ा सा प्रेस करके देखते हैं, थोड़ा सा जो है खींच के देखते हैं कि बैलून जो है वो एकदम अपनी जगह पे फिक्स है या नहीं है। जैसे कि आपने यूरिनरी कैथेटर डालते हैं, यूरिनरी कैथेटर डालने के बाद हम थोड़ा सा जो है उसको खींच के देखते हैं कि हाँ बिल्कुल जो है वो हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है या नहीं है। देन उसके बाद अटैच ड्रेनेज पोर्ट टू कलेक्शन बैग टू मॉनिटर ऑनगोइंग ब्लीडिंग। देन उसके बाद जो हमारे पास में सेकेंड पोर्ट था, ड्रेनेज पोर्ट, उससे जो है वो बैग कनेक्ट कर देते हैं, ताकि कोई भी जो है वो हमारे पास में ब्लीडिंग वगैरह है वहां पे हम जो है वो देख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास में कि किस तरीके से हम जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्विक्स को हटाया, वेजाइनल डिलीवरी की बात करूं, सर्विक्स को हटाया। देन सर्विक्स को हटाने के बाद जो डिफ्लेटेड बैलून था वो उसको जो है वो इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद जो है वो अप टू 500 ml जो है वो हमने एनएस जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। देन उसके बाद जो है वो जेंटली जो है थोड़ा सा जो है वो ट्रैक्शन करके देखते हैं कि बैलून जो है बिल्कुल फिक्स टाइम पे है या नहीं है। दूसरा जो पोर्ट था जिसको हमने बोला ड्रेनेज पोर्ट, वहां से जो है वो हमने उसको जो है बैक कनेक्ट कर देते हैं, ताकि कोई ऑनगोइंग ब्लीडिंग तो जो है वो नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंसर्जन ड्यूरिंग और आफ्टर द सीजरियन सेक्शन। वो तो था हमारे पास में वेजाइनल डिलीवरी में हम कैसे जो है वो बैलून डालते हैं। अब आ जाता है हमारे पास में कि हम जो है वो सीजेरियन सेक्शन में किस तरीके से डालते हैं। तो सीजेरियन सेक्शन में जो है वो दोनों तरीके से डालते हैं, दोनों मेथड्स में बताऊंगा। ठीक है, एक मेथड तो है जो पहले की तरह ही था, ठीक, जैसे हमने वेजाइनल सर्विक्स के थ्रू डाला वैसे के वैसे। दूसरा आता है हमारे पास में यूट्रस से डाल के जो है वो कैथेटर को फिर नीचे खींच लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तो एलएसीएस है, यूट्रस को हमने ऑलरेडी जो है वो कट किया हुआ है। तो देखो इसके अंदर आता है, पहला आता है वन मेथड। वन मेथड में क्या करते हैं, इंसर्ट द कैथेटर वाया द यूट्राइन इंसिजन, पुश थ्रू द सर्विक्स इनटू वेजाइना, देन क्लोज यूट्राइन इंसिजन केयरफुली टू द अवॉइड डैमेजिंग बैलून। तो इसके अंदर क्या करते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर मेरे को एक इमेज लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इसमें जो है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले मैं ऐड पेज कर देता हूं, ये हो गया, और ये मैं इमेज ले लेता हूं, फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो इमेज, बेस्ट इमेज लेता हूं मैं, बकरी बैलून की हमारे पास में इमेज 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 इमेज। ये भी नहीं काम की है। एक और इमेज देखता हूँ, बहुत अच्छी इमेज मैंने डाउनलोड भी कर रखी थी, वही देख रहा हूँ मैं।
फोटोज में जाते हैं, एक इमेज ये रही, दो, ये इमेज में आपको डाउनलोड, ये देखो। अब इसके अंदर क्या होता है, पहले तो हमने वेजाइनल डिलीवरी के अंदर देखा था, ठीक है। वेजाइनल डिलीवरी के अंदर तो इसी मेथड्स के द्वारा डाला जाता है। अब मेरे पास दूसरी इमेज नहीं है। अब हमारे पास में LSES है, या हम कहें सिजेरियन डिलीवरी है। इसमें हमारे पास में यहाँ पे जो है वो कट लगा हुआ है। कट लगा हुआ तो हम क्या करते हैं, कैथेटर को पहले यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, मतलब किस तरीके से, कैथेटर को यहां डालते हैं क्योंकि कट ओपनिंग है। ओपनिंग करके बाद इधर से इस कैथेटर को निकाला जाता है और बैलून को अंदर ही छोड़ दिया जाता है। ये वन मेथड है, समझ में आ गया। उसमें तो हम इधर से डाल रहे थे, यानी कि पहले वेजाइना, देन सर्विक्स, देन उसके बाद इसके अंदर डाला। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस पोर्ट को, इस वाले पोर्ट को यहां से डालते हैं क्योंकि कट लगा हुआ है, ठीक है। कट लगाओ तो इधर से डालते हैं और फिर सर्विक्स देन वेजाइना ऐसे आगे लेके आ जाते हैं। क्लियर, ये हो गया, समझ में आ गया होगा आई थिंक अब डायग्राम से। इसके अंदर क्या कहते हैं, वन मेथड से हमारे पास में इंसर्ट द कैथेटर वायर यूट्राइन इंसिजन, यानी कि जो हमने यहाँ पे इंसिजन लगा रखा है, ये इंसिजन है, यहां से हमने कैथेटर डाला, उसको बाद में यहाँ पे दैट इज कॉल्ड, ये हो गया हमारे पास में सर्विक्स, सर्विक्स में आएगा। सर्विक्स के बाद जो हमारे पास में वेजाइना में आएगा और वेजाइना से जो है वो हम इसको बाहर की साइड में निकालेंगे। यानी कि इसके अंदर हमने क्या किया, यूट्राइन इंसिजन से हमने कैथेटर डाला, पुश थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स में डाला, इनटू वेजाइना, देन वेजाइना में गया, मतलब उल्टे साइड से, देन क्लोज यूट्राइन इंसिजन केयरफुली टू अवॉइड डैमेज। देन उस जो हमारे पास में इंसिजन है, यानी कि जो हमने यूट्रस को काटा था, कट लगाया था, उस इंसिजन को केयरफुली सिल देते हैं विदाउट डैमेज ऑफ बैलून। बैलून को डैमेज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने सूचर से जो हो बैलून को डैमेज किया तो आप इन्फ्लेट क्या करोगे, ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास में अल्टरनेटिव। इसके अंदर क्या आता है, क्लोज यूट्राइन इंसिजन फर्स्ट, पहले जो है वो इंसिजन को जो है वो पहले बंद कर देते हैं, देन इंसर्ट ट्रांसवेजाइनली वाचिंग फ्रॉम अबव, ठीक है। ऊपर जो हम हाथ रख लेते हैं, देन नीचे से जो है वो इंसर्ट करते हैं, देन उसको फिल करते हैं। पहले हमने इंसिजन को जो है वो क्लोज कर दिया, वहां तो इंसिजन था, पहले बैलून डाला फिर इंसिजन लगा, यहाँ पे इंसिजन को हम जो है वो पहले लगा देते हैं, देन प्रीवियसली तरीके से जो पहले वेजाइनल डिलीवरी में डाला था वैसे ही। बट यहाँ पे बेनिफिट ये है कि यूट्रस हमारे पास में ओपन है, ओपन इन द सेंस बाहर निकला हुआ है, तो हम टच करके देख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ओके है या नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में दोस्तों अल्टरनेटिव। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सम स्पेशलाइज्ड टेक्निक, कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक भी है। कौन सी है, जैसे नेल्सन मेथड है या फिशिंग मेथड है, हैव बीन डिस्क्राइब टू इजी प्लेसमेंट व्हेन सर्विक्स इज नैरो और क्लोज, स्पेशली इन प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर हमारे पास में जो सर्विक्स है वो बिल्कुल नैरो है, क्लोज है, तो उसके अंदर हम जो है वो दोस्तों क्या करते हैं, नेल्सन मेथड्स, वो नेल्सन मेथड या फिशिंग मेथड जो है वो काम में लेते हैं। अब ये नेल्सन मेथड और फिशिंग मेथड क्या होते हैं, इसको हमारे पास में आएगा, अभी स्पेसिफिक आएगा। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में कि इस कैथेटर के आगे एक स्पेशल जो है वो नेल्सन कैथेटर और लगाए जाते हैं। उससे क्या होता है हमारे पास में एक तरीके से जो है वो जैसे कहते हैं गाइड वायर, उसके तरीके से जो है वो काम करता है। तो ये हमारे पास में दोस्तों बकरी बैलून इंसर्जन के जो है वो कैसे करते हैं वो स्टेप थी। सबसे पहले हमने पेशेंट को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है वो सारी चीजें देख ली कि इसके अंदर हम वो सारी चीजें करते हैं। देन उसके बाद ब्लैडर एम्प्टी करते हैं, वो सारी चीजें, इन्फेक्शन, वो सारी चीजें कर दी। देन उसके बाद वेजाइनल डिलीवरी हम जो है वेजाइना सर्विस के थ्रू जो है उसको डालते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। और अगर हमारे पास में सिजेरियन सेक्शन है तो हम या तो ऊपर से डाल सकते हैं या फिर नीचे से भी जो है वो डाल सकते हैं। कुछ स्पेशल मेथड है जैसे नेल्सन मेथड या फिशिंग मेथड, अभी आगे आएंगे, इनको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके अंदर क्या होता है हमारे पास में जो है वो अलग से चीजें, एक कैथेटर लगा हुआ था जो गाइड का काम करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेम्पेनोड टेस्ट। टेम्पेनोड टेस्ट मतलब हमारे पास में जब बैलून ने हमने जो है वो इसको इन्फ्लेट कर दिया, इन्फ्लेट करने के बाद में देखते हैं कि हाँ बिल्कुल जो है वो हमारे पास में प्रॉपर हुआ है या नहीं, उसको बोलते हैं टेम्पेनोड टेस्ट। यानी कि चेक वेदर ब्लीडिंग स्टॉप और रिड्यूस आफ्टर इन्फ्लेशन, यानी कि हमने जो है वो बैलून को इन्फ्लेट किया, बैलून को इन्फ्लेट करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि ब्लीडिंग रुक गई है या नहीं रुकी है। इफ नॉट कंसीडर फर्दर इंटरवेंशन सर्जरी एंड इमोबिलाइजेशन। हमने जो है वो बकरी बैलून कैथेटर इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद हमारे पास में पर्पज क्या था, एन केन प्रकार हमें जो है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। अब वो ब्लीडिंग हमारे पास में अगर एंडोमेट्रियम से है या स्मॉल आर्टरी में है या वेन में है तब तो रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेजर आर्टरी जो है वो उससे ब्लीडिंग हो रही है तो वो नहीं रुकेगी, ठीक है। वो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी था हमारे पास में। तो इसके अंदर हमने क्या किया, बैलून को इन्फ्लेट कर दिया, बैलून को फुला दिया। बैलून को फुलाने के बाद में हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग तो नहीं है या ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप तो नहीं हो गई है। चेक
वेदर ब्लीडिंग स्टॉप और रिड्यूस आफ्टर इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेशन के बाद में जो है वो हमारे पास में ब्लीडिंग जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। इफ नोट, अगर नहीं ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है, मतलब हमारे पास में जो बकरी बैलून कैथेटर डालने का पर्पस था वो बिल्कुल ओके है और हमने बिल्कुल सही डाला है। अगर वहां पे ब्लीडिंग नहीं रुकी है तो कंसिडर फर्दर इंटरवेंशन। फर्दर इंटरवेंशन को जो है वो हम करते हैं, जैसे कि सर्जरी करनी पड़ेगी या इमोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं टेम्पेनोड टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोस्ट इंसिजन केयर या रिमूवल या मॉनिटरिंग। ये हमारे पास में तीनों चीजों को हम यहीं पे देख लेते हैं कि पोस्ट इंसिजन केयर हमें क्या करनी है, कैसे हम इस बकरी बैलून कैथेटर को हम रिमूव करेंगे और क्या हम जो है वो इसमें मॉनिटरिंग करेंगे। क्लियर? तो वन बाय वन करके लेंगे। पहले हम देखेंगे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ ब्लीडिंग, कैसे तो हम मॉनिटरिंग करेंगे। तो उसमें हमारे पास में आ जाता है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ ब्लीडिंग, वाइटल साइन एंड यूट्राइन टोन। हम कंटिन्यूअस जो है वो ब्लीडिंग देखेंगे। अगर ब्लीडिंग रुक गई है मतलब हमारे पास में जो बकरी बैलून कैथेटर डालने का पर्पस था वो बिल्कुल ओके। वाइटल साइन देखेंगे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। अगर वाइटल साइन में टेकिकार्डिया, बीपी फॉल हो रहा है, इसका मतलब क्लाइंट जो है वो शोक की कंडीशन में जा रहा है, ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुकी है। एंड यूट्राइन टोन देखेंगे कि वो अटोनी है या बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट है। देन उसके बाद यूज प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक इज कॉमन टू रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क थ्रू एविडेंस इज नॉट रिबोस्ट। ठीक है, यानी कि हम जो है वो एंटीबायोटिक थेरेपी कंटिन्यूस उसको देंगे ही देंगे प्रोफाइलेटिक के रूप में। प्रोफाइलेटिक का मतलब क्या होता है, बचाव के तरीके से। बचाव के तरीके से अगर हम कोई चीज दे रहे हैं वो होता है प्रोफाइलेक्सिस। जैसे इम्यूनाइजेशन भी जो हो प्रोफाइलेक्सिस है, मतलब बचाव के तौर पर अगर हम कोई चीज कर रहे हैं वो आ गया हमारे पास में। तो प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक जो हो देंगे, इन्फेक्शन है या नहीं है वो हमें पता नहीं है, लेकिन प्रोफाइलेक्सिस के रूप में देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन का जो हो वो रिस्क ना हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में यूट्रोटोनिक आर यूजुअली कंटिन्यूड। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में यूट्रोटोनिसिटी है जिसको हम चेक करते हैं उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट आता है इंड्यूलिंग टाइम। इंड्यूलिंग टाइम क्या होता है, मतलब कब तक जो है वो हम बकरी बैलून कैथेटर को जो है वो रखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बकरी बैलून कैथेटर डाल दिया 5-7 दिन के लिए हम भूल गए, नहीं। यूजुअली या जनरली जो है वो इसको अप टू 24 आवर्स तक हम जो है वो यूज में लेते हैं, बट कैन वेरी इज विथ क्लिनिशियल जजमेंट। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कि जो हमारे पास में क्लिनिशियन है या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या जो ऑब्स्टेट्रिशियन है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। नॉर्मली एन एवरेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है वो 24 आवर्स तक जो है वो इसको यूज में लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हमारे पास में जो है वो डॉक्टर्स के डिसीजन पे। एंड ओवर स्टे इंक्रीज रिस्क इन्फेक्शन टिश्यू डैमेज। अगर हम ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो उसमें हमारे पास में इन्फेक्शन के चांसेस भी हैं, टिश्यू डैमेज के भी हैं, क्योंकि टिश्यू की जो है वो ग्रोथ उस पर हो जाएगी, जब जैसे हम रिमूव करेंगे तो टिश्यू भी डैमेज होंगे। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिमूवल। डिफ्लेट ग्रेजुअली एट वंस, ऑब्जर्व फॉर रिकरेंट ब्लीडिंग। If bleeding occurs, balloon reinsertion is usually not recommended and more definitive therapy is needed। देखो बहुत काम की चीज यहाँ पे बताइए। अब हम इसको जो है वो डिफ्लेट करेंगे, यानी कि अगर हमें जो है वो कैथेटर निकालना है, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया कि कैथेटर जो है निकाल दीजिए, तो आप कैथेटर को कैसे निकालोगे, इसको निकालो ग्रेजुअली एट वंस। ठीक है, सडनली जो है वो इसको ओपन कर देंगे, देन सडनली जो है वो हमारे पास में इसमें जो फ्लूइड एनएस था वो सारा का सारा बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर धीरे धीरे आएगा तो वो चिपका हुआ ही रह जाएगा। सडनली आएगा तो जो यूट्रस से चिपका हुआ सडनली जो है वो खुल जाएगा। एंड ऑब्जर्व फॉर रिकरेंट ब्लीडिंग, और रिकरेंट ब्लीडिंग को भी जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। अगर ब्लीडिंग नहीं है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जो पर्पस था हमारे पास में ब्लीडिंग कंट्रोल का वो हमारे पास में हो गया, ब्लीडिंग अब जो है वो रुक गई है। लेकिन अगर ब्लीडिंग जो है वो आ रही है तो बैलून को कभी भी जो है वो री इंसर्ट नहीं करते हैं कि ब्लीडिंग आ गई वापस से री इंसर्ट कर दिया देन वापस से इन्फ्लेट कर दिया ना। उसके लिए फिर हमें जो है वो और दूसरी थेरेपी काम में लेनी है, मोर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लाइक सर्जरी, लाइगेशन, वो काम में लेनी है। समझ में आ गया? यानी कि आपने सडनली जो है वो एनएस बाहर निकाल लिया, सडनली जो है उसको डिफ्लेट कर दिया। डिफ्लेट कर दिया तो एक बार डिफ्लेट करने के बाद में जैसे आपने कैथेटर निकाला, अगर वहां पे हल्के फुल्के ब्लीडिंग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिकरेंट और मोर ब्लीडिंग है तो आप, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आ रही है आपने वापस से बैलून डाल दिया, इन्फ्लेट कर दिया ना, उसके बाद री इंसर्ट जो है वो रिकमेंडेड नहीं होता है, फिर सर्जरी रिकमेंड होती है कि कोई भी आर्टरी का लाइगेशन वगैरह करना है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता हमारे पास में इफेक्टिवनेस एंड एविडेंस। इस जो बकरी बैलून के थे वो किस तरीके से इफेक्टिव है और क्या इसके एविडेंस है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो है बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे जो है वो आर्टिकल छपते हैं, और उन आर्टिकल्स का कहना है कि जो हमारे पास में ऑन एवरेज जो मान लो हम बात करते हैं कि 90% जो है हमारे पास में बिल्कुल सक्सेस रेट है। अगर
एन एवरेज की बात करें तो लगभग जो है वो हमारे पास में बिफोर इंसर्जन अगर हमारे पास में लगभग जो है वो 3 लीटर के समथिंग फ्लूइड निकला है, 300 ml के समथिंग फ्लूइड निकला है, तो आफ्टर जो है वो हमारे पास में सिर्फ जो है वो 400 ml के समथिंग ही रह जाता है। तो इसकी सक्सेस रेट तो है। तो देखो, द बकरी बैलून हैज बीन शो द रिड्यूस ब्लड लॉस इनसिग्निफिकेंटली इन मेनी केसेस। वन स्टडी, मतलब स्टडी के अनुसार कहें या रिसर्च के अनुसार, एवरेज ब्लीडिंग बिफोर द इंसर्जन, यानी कि किसी क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में ब्लीडिंग है, पोस्टपार्टम हेमरेज है, तो अगर हमारे पास में एवरेज पोस्टपार्टम ब्लीडिंग में जो है वो हमारे पास में 2732 ml, यानी कि 2732 ml जो है वो ब्लड लॉस हो रहा था, बकरी बैलून इंसर्ट करने के बाद में जो है वो लगभग जो है वो हमारे पास में 380 ml आ जाता है। ये जो साइन देख रहे हो वो होता है लगभग का, ये तो आप देख रहे हो मतलब एवरेज, ऑन एवरेज वो आता है। तो ऑन स्टडी जो है वो ये कहती है कि हमारे पास में बिफोर इंसर्जन जो है वो हमारे पास में लगभग जो ब्लीडिंग 2732 ml थी, वो अब जो है वो 380 ml के समथिंग ही जो है वो रह जाती है। सक्सेस रेट जो है वो इसकी अप्रोक्सीमेटली 90% जो है वो है। ठीक, तो ये बकरी बैलून फायदेमंद तो है। एंड इफेक्टिव इन यूट्राइन एटोनी प्लेसेंटा प्रीविया सेटिंग। अगर क्लाइंट जो हो प्लेसेंटा प्रीविया से सफर कर रहा था या यूट्रस एटोनी था, तो उसमें हमारे पास में ये काफी ज्यादा जो है वो इफेक्टिव है। एंड यूज्ड आल्सो ए टेम्पराइज मेजर टू अलाउ ट्रांसफर और प्रिपेयर फॉर पेशेंट मोर डिफिनेटिव थेरेपी। अगर मान के चलिए, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि स्मॉल हमारे पास में ब्लीडिंग है, या जो हमारे पास में प्लेसेंटा की जगह से ब्लीडिंग हो रही है, या स्मॉल वेन जो है वो रप्चर हुई है उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। लेकिन अगर मेजर आर्टरी से जो है वो रप्चर हो रहा है या मेजर आर्टरी से ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें हम ये काम में नहीं लेते हैं। लेकिन जब तक हम मेजर आर्टरी की सर्जरी नहीं करते, पेशेंट को इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर रहे, लेबर रूम से जो है वो ओटी में शिफ्ट नहीं करे, तब तक हम इसको यूज में लेते हैं, क्योंकि वो कंप्रेशन करेगा तो एटलीस्ट जो ब्लड मान के चाहिए अप्रोक्सीमेटली 500 ब्लड का ml का जो है वो लॉस हो सकता था, वो अप टू 50 ml का ही होगा। तो ये टेम्परेरी बेसिस में अगर ब्लीडिंग हैवी है, मान सकते हैं कि उसमें हम यूज में नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट को ट्रांसफर या प्रिपेयर करने के टाइम पे हम इसको यूज में ले सकते हैं, जब तक डेफिनेटिव थेरेपी या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ना हो जाए। क्लियर है? देन उसके बाद आता है हमारे पास में रिस्क, कॉम्प्लिकेशन एंड लिमिटेशन। अब देखो, लिमिटेशन तो हमने ऑलरेडी देख ली है कि किस किस कंडीशन में हम नहीं कर सकते। अब कॉम्प्लिकेशन या रिस्क क्या क्या हो सकते हैं वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सम नॉन रिस्क इज, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? पहला है हमारे पास में यूट्राइन प्रोलिफरेशन, रेयर बट सीरियस स्पेशली इन सेकेंडरी पीपीएच इन सेप्सिस इन्फ्लेड यूट्रस। अगर हमारे पास में यूट्रस इन्फ्लांड है या सेप्टिक कंडीशन में हमने बकरी बैलून कैथेटर जो है वो यूज में लिया है, या कोई क्लाइंट जो है वो सेकेंडरी पीपीएच से सफर कर रहा था, तो उसमें हमारे पास में यूट्राइन प्रोलिफरेशन हो जाएगा, यानी कि सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा। प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है कि सीवियर इन्फेक्शन हो गया वो। तो अगर कोई क्लाइंट पहले से ही जो है सेकेंडरी पीपीएच से सफर कर रहा है, या कोई सेप्सिस या इन्फ्लांड यूट्रस है, पहले से ही इन्फेक्शन है, तो ऑलरेडी हमने जो वहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखा था कि अगर वेजाइनल के अंदर जो है हमारे पास में इन्फेक्शन है, सर्वेक्स के अंदर इन्फेक्शन है, या यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है, तो हम बेसिकली जो है इसको यूज में नहीं लेते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए आपने यूज में ले लिया, अगर यूज में भी लेते हैं तो प्रोफाइलेक्टिक रूप में हम एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो काम में लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में ये सारी चीजें भी जो है वो यूज में ही है, ठीक है, सीरियस कंडीशन आ जाती है अगर हमने इन्फेक्शन या इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बैलून स्लिपेज और डिस्प्लेसमेंट रिड्यूसिंग इफेक्टिवनेस। अगर हमारे पास में बैलून जो है वो डिस्प्लेस हो चुका है या वहां से हट चुका है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो इफेक्टिवनेस आनी चाहिए थी, वो अब नहीं आएगी। ठीक है, अगर बैलून जो है वो स्लिप हो चुका है या डिस्प्लेस हो चुका है, तो इफेक्टिवनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। हम लगाना उसको बिल्कुल यूट्रस के अंदर चाह रहे थे, लेकिन वो हट के थोड़ा सा नीचे आ गया, अब वो सर्विक्स और यूट्रस दोनों के बीच में है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में जो है वो दोस्तों यूट्रस है, और ये हमारे पास में दोस्तों सर्विक्स आ गई, यो मान के चलो। ठीक है, अब ये बैलून लगना तो यहां चाहिए था, लेकिन ये बैलून जो है वो लग यहां जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, तो जो रिजल्ट हमारे पास में आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट, इन्फेक्शन एंड्रोमेट्राइटिस स्पेशली इन लेफ्ट टू लॉन्ग। ठीक, वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अगर इन्फेक्शन है तो यूट्राइन प्रोलेप्स और बाकी एंडोमेट्राइटिस भी जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट, मास्किंग ब्लीडिंग, यानी कि वेजाइनल पैकिंग कंबाइंड विथ बैलून में ऑब्जर्व ऑनगोइंग हेमरेज। ठीक है, यानी कि हमारे पास में
मैस्किंग यानी कि ब्लीडिंग अगर हमारे पास में वेजाइनल से हो रही है तो उसको हम सिग्निफिकेंट या डिफरेंशिएट जो है वो नहीं कर सकते। पोटेंशियल डैमेज व्हेन क्लोजिंग यूट्राइन इंसिजन इफ बैलून इंसर्टेड बिफोर द क्लोजर, यानी कि अगर हमारे पास में हमने बिफोर क्लोजर द बैलून डाल दिया, हमारे पास में दो पाथवे थे ना कि कब डालते हैं, एक तो क्लोज से पहले हम डालते हैं, बाहर ऊपर से डालते हैं फिर नीचे से निकालते हैं, एक हम क्लोज के बाद में जो है वो बैलून डाल दिया। तो अगर हमने जो है वो इंसिजन के क्लोज करने से पहले जो है हमारे पास में बैलून डाला, अगर उसकी वजह से कोई डैमेज हो गया तो वो सारी चीजें भी जो है वो दिक्कत कर सकता है, ये चीजें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रैक्टिकल टिप एंड स्पेशल टेक्निक। जो मैंने आपको नेल्सन मेथड्स वो सारी चीजें बताई थी वो यहां पे आती है। इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल टिप्स या स्पेशल टेक्निक कौन कौन सी होती है। तो स्पेशल टेक्निक में हमारे पास में वही चीज आ गई कि जो नेल्सन मेथड, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, जो स्पेशल टेक्निक थी कि नेल्सन मेथड को हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। नेल्सन मेथड में सिंपली इतना ही होता है, ध्यान से देखिए, ये कैथेटर होता है, तो ये हमारे पास में देखो, ये हमारे पास में बैलून है, ठीक है, ये बैलून है हमारे पास में, और ये हमारे पास में कैथेटर आ गया, और ये हमारे पास में इसमें क्लिप आ गई। तो इसके ऊपर जो है वो एक कैथेटर और आ जाता है, दैट इज कॉल्ड नेल्टन कैथेटर, ठीक है, नेल्सन नहीं, नेल्टन कैथेटर है, वो आता है। ये नेल्टन कैथेटर हम आगे लगाते हैं, ये गाइड वायर के रूप में काम करता है, और इसके थ्रू जो है वो हम इसको यूं डालते हैं, कैसे, ऐसे, ऐसे जो है वो आगे जाएगा, ऐसे आगे जाएगा, और ऐसे जो है फिर यूट्रस के अंदर जो है वो फिट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास में है दैट इज कॉल्ड नेल्टन कैथेटर। ये एक तरीके से गाइड के रूप में जो है वो कार्य करता है, और इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं है। तो ये आ गया नेल्टन मेथड। नेल्टन मेथड जो है यूजुअली व्हेन सर्विक्स इज नेरो, ये कब काम में लेते हैं, जब सर्विक्स जो है वो हमारे पास में बहुत ज्यादा नेरो है, बहुत ज्यादा जो है वो पतली है। एंड कनेक्टेड ए नेल्टन कैथेटर टू द इनसफलेशन पोर्ट of the Becquerel balloon to guide it through the cervix from uterine incision into the vagina। यानी कि एक्चुअली क्या होता है, जब हम LACS करते हैं तो उसमें हमारे पास में सर्विक्स डायलेट नहीं होता। इवन जब LACS किया ही क्यों जाता है, मतलब अगर सर्विक्स प्रॉपर डायलेट नहीं है तभी तो हम LACS करते हैं। तो LACS करते हैं उस टाइम पे सर्विक्स डायलेट नहीं होती ज्यादा। हाँ, वेजाइनल में कोई दिक्कत नहीं है, सर्विक्स आराम से बहुत ज्यादा डायलेट है, इवन फोर्सेप्स से या आर्टरी से भी पकड़ के हम जो है वो बिल्कुल अच्छा खासा जो है वो रास्ता बना सकते हैं। लेकिन अगर LACS है या सीजेरियन सेक्शन है तो उस कंडीशन में हमारे पास में सर्विक्स जो है वो डायलेट नहीं होती है। अब सर्विक्स डायलेट नहीं होती है तो हमारे पास में सर्विक्स नेरो होती है, तो हम इस नेल्टन कैथेटर के माध्यम से, मतलब डालते हैं हम ऊपर से ही है, ऊपर से हम डालते हैं, पहले नेल्टन कैथेटर को सर्विक्स से निकाला जाता है, देन सर्विक्स वेजाना, वेजाने से थ्रू फिर निकाला जाता है, और फिर जो है वो हमारे पास में बकरी बैलून कैथेटर को जो है वो इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड क्लैंपिंग सर्वाइकल लिप्स विथ फोर्सेप टू प्रिवेंट बैलून स्लिपेज इन सम केसेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो सर्विक्स है ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहां पे हम क्लैंप लगा देते हैं, यहां पे जो है हम क्लैंप कर देते हैं ताकि ये जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, आगे की तरफ ना जाए। समझ में आ गया कि ये जो है वो बैलून आगे स्लिप ना हो, इसके लिए हम जो है वो सर्विक्स के पास जो है वो क्लैंप कर देते हैं, जिसको बोलते हैं क्लैंपिंग सर्विक्स। एंड उसके बाद लास्ट आ जाता है कंबाइंड विथ अदर सर्जिकल मेथड्स लाइक कंप्रेशन सूचर इन सीवियर पीपीएच फॉर बेटर इफेक्ट। ठीक है, कि सीवियर पीपीएच है जहां पे बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास में ब्लीडिंग है, तो उसमें हम सर्जिकल मेथड कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन सूचर। कंप्रेशन सूचर इन द सेंस, आपने देखा होगा अगर किसी ने LACS करवाया तो आपने देखा होगा कि वहां पे हम जो है वो सूचर लगाते हैं और टाइटली लगाते हैं ताकि जो है वो ब्लीडिंग ना हो। जहां कहीं पे भी आर्टरी या फिर हमारे पास में वेन से ब्लड आ रहा है वहां पे हम जो है वो कंप्रेशन सूचर जो है वो लगा देते हैं। इससे हमारे पास में डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। एक तो हमारे पास में कैथेटर डाल दिया, ठीक है, बकरी बैलून कैथेटर डाल दिया, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो गया, और आपने कंप्रेशन सूचर लगा दिया तो उसकी वजह से ब्लीडिंग रुकी। तो फाइनली हमारे पास में बहुत अच्छे और इफेक्टिव तरीके से जो है वो ब्लीडिंग रुक जाती है। फटाफट जो है वो इसकी हम समरी लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। बहुत तेज बहुत जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में जो है वो गला ही सूख जाता है। बच्चों ने कमेंट क्या किया कि सर टॉपिक को थोड़ा सा जल्दी फिनिश कीजिए, बहुत लंबे लंबे टॉपिक हो रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जो है वो कर रहा हूं। तो फटाफट जो है वो हम समरी ले लेते हैं। समरी में हम क्या देखते हैं कि कब तो हम डालते हैं, कैसे हम इसको यूज लेते हैं, क्या इसके बेनिफिट है, क्या जो है वो हमें सावधानियां रखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में वेन कब डाला जाता है, आफ्टर फेलियर ऑफ यूट्रोटोनिक एंड बेसिक मेजर इन पीपीएच
एज लेस इन्वेजिव ऑप्शन बिफोर मोर एग्रेसिव सर्जरी एंड इमोबिलाइजेशन। वही चीज है कि हम बेसिकली जो है वो कब डालते हैं बकरी बैलून कैथेटर को, जब हमारे पास में यूट्रस जो है वो अटोनी रहता है, यानी कि फेलियर हो जाता है, मतलब मसाज करने के बाद में भी यूट्रस जो है हमारे पास में स्मूथ नहीं होता है, बोगी नहीं होता है, तो उस कंडीशन में, या फिर पीपीएच जो हमारे पोस्टपार्टम हेमरेज है या प्लेसेंटा प्रीविया है, उस कंडीशन में हम जो है वो डालते हैं। देन उसके बाद आता है हाउ, कैसे डालोगे, तो इंसर्ट बैलून इनटू द यूट्रस, इन्फ्लेट, मॉनिटर ड्रेनेज, सिक्योर, वॉच फॉर रिस्पॉन्स, देन रिमूव द एप्रोप्रिएटली। मतलब कैसे क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, यूट्रस के अंदर जो हो बैलून डाला जाता है, कैसे भी डाल सकते हैं, नीचे से भी डाल सकते हैं, ऊपर से भी डाल सकते हैं। देन उसको इन्फ्लेट करते हैं, फुला देते हैं, ठीक है, लगभग जो है वो अप टू 500 ml जो है वो डिस्टल वाटर डाल के, या सॉरी जो है वो स्टरलाइज वाटर डाल के, एंड मॉनिटर ड्रेनेज, एंड ड्रेनेज को हम मॉनिटर करते हैं कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ब्लीडिंग अगर रुक गई है तो बहुत अच्छी बात है। देन उसको सिक्योर कर देते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं, ठीक, एकदम बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के लिए आपको पता है वेजाइनल क्लिपिंग वगैरह पे या पैड वगैरह पे जो है वेजाइना में डाल के जो है उसको फिक्स कर देते हैं। एंड वॉच फॉर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स देखते हैं कि क्लाइंट का जो है वो क्या रिस्पॉन्स है, एंड रिमूव एप्रोप्रिएटली। और फिर उसके बाद में जैसे हमारे पास में यूज खत्म हो गया, मतलब 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद, अप टू 24 घंटे या इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, वो डिपेंड होता है हमारे पास में डॉक्टर्स के ऊपर। देन उसके बाद एप्रोप्रिएटली रिमूव करते हैं। एप्रोप्रिएटली रिमूव में हमारे पास में सडनली उसका जो है वो फ्लूइड बाहर निकाल के उसको जो है वो निकाल दिया जाता है। देन उसके बाद हमारे पास में बेनिफिट, क्या बेनिफिट है भाई, हम क्यों यूज में ले रहे हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो जो हमारे पास में एंडोमेट्रियम की या जो स्मॉल वेन की जो हो ब्लीडिंग है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो यूज में लिया जाता है। कैन सेव यूट्रस, यूट्रस को सेव करने के लिए, लेस इन्वेजिव है, कोई काट पीट नहीं है, रिलेटिवली इजी टू लर्न एंड अप्लाई इफेक्टिव इन मेनी केसेस, बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, बहुत आसानी से जो है वो इसको सीखा जा सकता है। तो ये जो है हमारे पास में यूट्रस को बचाया जा सकता है, इन्वेजिव बिल्कुल भी नहीं है। देन उसके बाद जो है वो इजी लर्न है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कैवेट्स, मतलब ये जो हमारे पास में इसकी क्या बंदिश है हमारे पास में देखा जाए तो नॉट ऑलवेज सफिशियंट, हर चीज में ही जो है मतलब किस तरीके से हमारे पास में हाथ बंधे हुए हैं, तो ये हमारे पास में नॉट ऑलवेज सफिशियंट, हमेशा जो है वो सफिशियंट नहीं है। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ये जो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्रिएट करता है, इन्फेक्शन कोज करवाता है, वो सारी चीजें करता है। एंड नीड प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड सर्जिकल बैकअप, ठीक है, एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड सर्जिकल बैकअप जो है वो हमारे पास में होनी चाहिए। कैसे, जैसे मान के चलिए आपने जो है वो बकरी बैलून कैथेटर इंसर्ट कर दिया, देन बकरी बैलून कैथेटर इंसर्ट करने के बाद में जो है वो आपने बकरी बैलून कैथेटर को रिमूव कर दिया, और अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर हमें सर्जरी की जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये हमारे पास में कुछ बंदिशें हैं जिसमें हमारे पास में हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एक गायनी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बकरी बैलून कैथेटर या बकरी बैलून इंसर्जन या बकरी पोस्टपार्टम कैथेटर जो है वो फिनिश होता है। आई होप टॉपिक बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल कंसाइज करने की पूरी कोशिश की है, साथ के साथ पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड था, उसको भी जो हो मैंने इमेज बेस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर जो है वो 2 शब्द किएगा, आपको अगर एफर्ट लगते हैं कि मैंने किया है तो उसके बारे में 2 शब्द जरूर कहिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।